साथियों, मैं विजय राज आप सभी को जय मूल निवासी। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। साथियों, मेरा उद्देश्य बहुजनों को संविधान से मिले हक और अधिकार की जानकारी देना और 75 साल में जो अधिकार खत्म हो गए उसे बचाने के लिए आप सभी को जागरूक करना, जानकारी देना, जानकारी देकर लोगों को जोड़ना और जोड़कर शक्ति का निर्माण करना, ऐसा मेरा काम है। साथियों, भारत में बहुत सारे लोग सोशल मूवमेंट में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ना ही उनका कोई शत्रु और मित्र की पहचान होती है। वो शत्रु को लेकर ही काम करते हैं। जिन हमारे शत्रु ने हमारी समस्या खड़ी कर दी, जिन्होंने समस्या का निर्माण किया, क्या वो हमारी समस्या को छुटकारा देंगे? हमें छुटकारा देंगे? नहीं देंगे। साथियों, आज के समय में बहुत सारे लोग जो चैरिटेबल काम करते हैं, सेवाभावी काम करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं समस्या पर काम कर रहा हूं। साथियों, चैरिटेबल काम, सेवाभावी काम करना अलग है और संविधान ने जो दिए हुए हक अधिकार है उसको आबादित रखना, वो आज के समय में जो खत्म हो रहे उस पर काम करना, ये अलग बात है। इसलिए मैं ये कहता हूं सभी साथियों को, जो भी सेवाभावी काम करते हैं, उन सभी साथियों ने सेवाभावी काम करने के साथ साथ सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति के लिए भी काम करना चाहिए। आज सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। क्यों? संविधान बचेगा तो आप कम कर पाओगे। अगर संविधान ही खत्म हो जाएगा तो आप कहां से काम करोगे भाई? मोर्चा निकालना, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, जो भी समस्या के संदर्भ में कलेक्टर को, तहसीलदार को निवेदन देना, यह आर्टिकल कलम 19 के अंतर्गत आता है। वो है संविधान में आर्टिकल 19, इसलिए आप ये सब करते हो। अगर वही खत्म हो गया तो क्या करेंगे? और मेरे ध्यान से, मेरे समझ में आज की जो हमारी समस्याएं है, वो हमारी समस्याएं, हमारे गली का लाइट बंद है, हमारे नाली में पानी जमा है, हमारी हाफसी बंद है। साथियों, ये हमारी समस्या नहीं है। इसके लिए अलग सरकार का डिपार्टमेंट है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है अर्थव्यवस्था, जो सबसे खत्म होती जा रही है, बिगड़ती अर्थव्यवस्था इस देश की। उसके बाद में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पहले अशिक्षित बेरोजगार था, अपना बच्चा 4ठी क्लास पढ़ने के बाद उसका बाप बोलता था जाओ भैंसा चरा लो। उस समय अशिक्षित बेरोजगारी थी, आज सुशिक्षित बेरोजगारी है। सुशिक्षित बेरोजगारी का मतलब ये है, आज एमए पढ़े हैं, बीए पढ़े हैं, डीएड किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कुछ दिन पहले पेपर में देखा बातमी, वो नायब तहसीलदार का परीक्षा दिया, पास हो गया, उसका नंबर भी लग गया, लेकिन उसको ऑर्डर नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग हमाली काम करता था। साथियों, सबसे बड़ी इस देश की अगर समस्या कोई है तो बेरोजगारी है। शिक्षा का निजीकरण है। बाहर देश में, जो यूरोप में जो शिक्षा है वो सरकारी शिक्षा है, वहां कोई प्राइवेट नहीं है। लेकिन भारत में शिक्षा का निजीकरण करने की वजह से जो लोग उद्योगपति है, जो लोग पैसे वाले हैं, वही भविष्य में शिक्षा ले पाएंगे। हमारे सरीके गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग शिक्षा नहीं ले पाएंगे। आपको पता नहीं होगा, 2019 का जो एजुकेशन पॉलिसी आया, कोरोना के काल में उन्होंने नहीं लगाया, 2022 में वो लगाने वाले हैं। उसका सबसे पहला लाइन है शिक्षा का निजीकरण में। क्या पहला लाइन है? सभी एजुकेशन ऑनलाइन पद्धति से हो जाएगा। अरे भाई, हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको लिखना नहीं आता, अगर ऑनलाइन पढ़ेगा तो क्या करेगा? उसके बाद में किसानों की आत्महत्या। आजादी के 75 साल हो गए साथियों, मैंने कभी इतिहास में नहीं पढ़ा, अंग्रेजों शासनकाल में नहीं पढ़ा कि कोई शेतकरी ने आत्महत्या की। शिवाजी महाराज के इतिहास में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आजादी के 75 साल होने के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोग किसान आत्महत्या कर रहे, उसके पीछे सुशिक्षित बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे, उसके पीछे छोटे छोटे दुकान वाले आत्महत्या कर रहे, उसके पीछे पीछे छोटे मोटे जो कामगार है वो आत्महत्या कर रहे। लेकिन इस देश का कोई बड़ा राजकारणी, कोई बड़ा उद्योगपति, ये दोनों व्यक्ति ने आपने, अगर किसी ने, अधिकारी और नेता, कोई किसी ने अभी तक आत्महत्या नहीं की। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा। साथियों, उसके बाद में हमारी तीसरी समस्या है बिजली की कमी।
आज के समय में बिजली, पहले हम लोग 3 महीने का 500 रुपया बिल भरते थे, आज के समय में 1 महीने का 500 बिल आता है और हजारों गांवों में अभी तक बिजली पहुंची नहीं है। हजारों किसानों ने उसका डिमांड भरने के बाद भी उनको बिजली नहीं मिली है। उसके बाद में हमारे देश में स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता है। इस देश के बहुत सारे लोगों को, जो बहुत अमीर लोग हैं, वो तो 1000 रुपए का बोतल, 25 रुपए का, 40 रुपए का बिस्लरी का पानी पीते, लेकिन जो कॉमन लोग हैं उन लोगों को स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता। ये भी उनकी सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, उसके बाद स्कूल की जो फीस है, जो भारत में जो प्राइवेट स्कूल है, CBSE पैटर्न वाले, इंग्लिश कॉन्वेंट वाले, ये सभी स्कूलों की इतनी सारी फीस है कि आप पूछो मत। कॉमन आदमी फीस को नहीं दे पाता और सरकार जो स्कूल है सरकारी, वो स्कूल बंद करके स्कूल के संदर्भ में सरकार समांतर एजुकेशन पद्धति लागू कर रही। इधर जिला परिषद के स्कूल बंद कर रहे और उधर प्राइवेट स्कूल को वो परवानगी दे रहे। उसके बाद में इस देश में सबसे ज्यादा बाल कामगार है, बाल मजदूर है। देश में कायदा होने के बावजूद भी आज के समय में सबसे ज्यादा सस्ता और बाल मजदूर काम करता है इस देश में। साथियों, उसका जो भविष्य है, सरकार, संविधान ये कहता है कि 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसको आज नहीं मिल रहा है। साथियों, नदियों में इतना सारा प्रदूषण हो रहा कि प्रदूषण की वजह से नदियां का पानी खराब हो गया और बहुत सारे नदियां पानी नहीं होने की वजह से तो बंद पड़ गई है। अभी आपने देखा होगा कुछ महीना पहले कि वो गंगा नदी में जो कोविड के समय में 2000 आदमी के प्रेत वो नदी में बह के आए, तो आप सोचो कितना उसके अंदर प्रदूषण होता होगा। उसके बाद पिछले बार कुंभ का मेला हुआ था, कुंभ का मेले का पानी का वो सैंपल देखा गया, उसमें पाया गया कि उसमें सबसे ज्यादा मल और मूत्र का उसमें नदियों में था। वो नदियों का सबसे ज्यादा प्रदूषण भी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। बीमा कंपनियों का निजीकरण, अभी कुछ दिन पहले LIC जो सबसे बड़ी भारत की बीमा कंपनी है, जो सरकारी है, उसका भी निजीकरण हुआ। बैंकों का निजीकरण, साथियों, बैंकों का भी निजीकरण हुआ। उसके साथ साथ नौकरी में अनुबंध विधि, जो नौकरी में अनुबंध विधि का जो प्रावधान था वो भी पहले बंद कर दिया। जैसे बाप अगर नौकरी करते समय ड्यूटी पर रहने के बाद अगर वो मर जाता था तो उसके बच्चों का नौकरी लगती थी, आज वो सरकार ने वो भी बंद कर दी। वो भी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी उद्योगों का निजीकरण, आपको तो ये इस बात को सभी जानते हैं, इस देश में 1990 में कांग्रेस सरकार ने LPG लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसकी वजह से आज के समय में जो समस्या पैदा हुई, ये समस्या उस समय का परिणाम है साथियों। जो 1990 में LPG लाया, उसका परिणाम हम 30 साल के बाद आज अपने आंखों के सामने से और कानों से, बातों से सुन रहे हैं। और भविष्य में हमारे सभी, अगर जहां सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी उद्योगों में, जो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, वो सभी सेक्टर निजीकरण अगर हो जाता है तो आरक्षण को हाथ न लगाते हुए सरकार इस देश के 85% बहुजनों की नौकरियां खत्म कर रही है। उसके बाद में अमीरी और गरीबी का बहुत बड़ा अंतर इस देश में है। भारत के 6 लोग दुनिया के, एशिया के, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में आते हैं। और आज मैंने पेपर में पढ़ा था, भारत की जो सबसे ज्यादा संपत्ति है, 73% संपत्ति ये 6 लोगों के पास है साथियों। तो आप देखो, एक अमीर अंबानी है जो 40 मंजिल बिल्डिंग में 4 लोग रहते हैं, और एक गरीब है जो पाइप होता है नाले के बीच में डालते हैं, उसमें कुटिया बनाता है, उसमें घर बना के रहता है। साथियों, मैं कुछ वीडियो, कुछ फोटो आपको डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि इस देश में अमीरी और गरीबी में कितना फासला है। उसके बाद में इस देश में जो महिला के ऊपर जो अन्याय होता है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज देश की महिला 75 साल की आजादी में सुरक्षित नहीं है। और क्यों कि महिला बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। रोजाना अगर हम लोग देखते हैं तो जो ऊंचे जाति के लोग हैं वो नीचे जाति के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले
एक क्रिश्चियन लेडी थी, उसको नंगा करके पीटा गया। आदिवासी लोगों को, एससी के लोगों को भी नंगा करके पीटा जाता है। ये मामले सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं। उसके बाद में शिक्षा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है साथियों। ये भ्रष्टाचार शिक्षा में इसलिए है कि शिक्षा का खाजगीकरण होने की वजह से जिनको जितना लगता है उतनी वो लोग फीस लेते हैं। वो जो कोटा, वो जो सरकार कुछ प्राइवेट सेक्टर में रखती है, जिसकी स्कूल है उन लोगों को रखती है संचालक मंडल के लिए, तो वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। जिसको अपना नाम नहीं लिखने आता, जिसको 50-40% मार्क है, उसको भी वो बड़े बड़े पदों पर एडमिशन दिया जाता और उन लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से शिक्षा का खाजगीकरण ही हो रहा। खेलों में भी भ्रष्टाचार है। आप तो सुनते होंगे, जो खेल है, जो ओलंपिक है, आज तक हमारे ओलंपिक में भारत में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। क्यों? खेलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बारे में तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप जब रोजाना पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, ईडी ने उसके ऊपर छापा डाला, ईडी ने उसके ऊपर छापा डाला, ईडी ने उसको पकड़ा, ईडी ने उसको पकड़ा, उसकी सीबीआई की जांच चल रही, उसकी सीबीआई की जांच चल रही। और मैं तो ये कहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में इस क्षेत्र में है। उसके बाद में साथियों प्लॉट घोटाला है, राशन घोटाला है। उसके बाद में साथियों रॉकेल का सबसे बड़ा घोटाला है। उसके बाद में SEZ सामाजिक आर्थिक क्षेत्र, जो SEZ है, सेस के अंतर्गत बहुत बड़ा घोटाला है। यह CMZ कोस्टल मैनेजमेंट जोन। उसके बाद में STZ विशेष पर्यटन क्षेत्र, ये भी सबसे बड़ा, इसमें बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। कोयला घोटाला है, सिंचाई घोटाला है, कन्या भ्रूण हत्या घोटाला है, अंधविश्वास घोटाला है, कुपोषण घोटाला है, भूखमरी घोटाला है। साथियों कुपोषण का अर्थ यह होता है कि जो महिलाओं को खाने को पूरा नहीं मिलता, उसके डिलीवरी के पहले जब बच्चा पेट में होता है तो उसका बच्चा जो होता है वो कुपोषण से मर जाता है। और बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वेट भी बहुत कम होता है, बहुत अजीब सा दिखता है। और सरकार ने उसको मराठी में नाम दिया है कुपोषण। अगर सीधा सीधा भूखमरी देते या खाने को नहीं मिला इसलिए कुपोषण उसको हुआ, ऐसा अगर देते तो तुरंत हमारे जो पढ़े लिखे इस देश में लोग हैं उन लोगों को पता चलता था। साथियों अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी का अहवाल ये कहता है कि भारत में 83 करोड़ लोगों को एक टाइम का खाना मिलता है। और हमारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो तुरंत खाना दे देते हैं। तो मेरा उन लोगों को सवाल है, वो जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे साथियों, लेकिन ये भी ज्यादा जरूरी है कि ये जिम्मेदारी सरकार की है। क्यों? सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार ने वो जिम्मेदारी करनी चाहिए। हम लोग कितना लोगों को खाना खिलाएंगे? आज भारत में 83 करोड़ लोग अगर भूखे हैं तो 83 करोड़ लोगों को हम अपनी खुद की स्टेट भी बेचते हैं, तब भी उन लोगों को खाना नहीं खिला देते। साथियों ये सभी समस्या कल मिलकर एक ही समस्या तैयार हो गई, वो है गुलामगिरी। साथियों 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखा था और किताब का नाम था गुलामगिरी। उस समय भी ये समस्याएं थी, लेकिन इतनी ज्यादा पैमाने पर नहीं थी, थोड़ी कम पैमाने पर थी। शेतकरी की समस्या थी, इसलिए उन्होंने शेतकऱ्याचा आसूड ये मराठी किताब लिखा और गुलामगिरी ये सबसे पहले किताब लिखा। मैं तो ये कहूंगा, जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग सामाजिक काम करने वाले जो लोग हैं, जो लोग सोशल मूवमेंट चलाते हैं, जो लोग बड़े बड़े आंदोलन चलाते हैं, इन सभी लोगों ने सबसे पहले गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले का और शेतकऱ्यांचा आसूड महात्मा ज्योतिबा फुले का, ये 2 किताब पढ़ना चाहिए। अगर 2 किताब पढ़ोगे तो आपको गुलामी की समस्या, हमारी समस्या का समाधान मिलेगा।